चलिए बैठ जाइए सब लोग। इसको थोड़ा चलिए चलिए बैठ जाइए सभी लोग, थोड़ा शांति स्थापित कर लीजिए। हाँ और लोग लगते हैं शायद अभी सब लोग बाहर है आज नहीं। हाँ हाँ सुन रहे कितना, तो ये बदलाव के बाद चल रहे वापस। गया चलिए अब थोड़ा शांति स्थापित कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। शांति की स्थापना कीजिए। मौसम देखिए रहे हैं आप लोग बाहर का कैसा हुआ है। हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए। क्या पीत पत्र? क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ, मीनिंग क्या लिखा हुआ है एक बार दिखाइए ना या भेजिए ना हमको। पीत पत्र के बदले देखिए वहां पर जो पीत पत्र लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जो लेटर निकाला है वो इस संबंध में निकाला है कि जैसे जो कुछ घटनाक्रम हुआ है ना, तो उसमें यही पूछा जाए कि भाई इस जो भी घटनाक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा या जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया उसके वजह से एक प्रकार का निगेटिव जो मूवमेंट है वो क्रिएट हो चुका है स्टेट के अंदर में, है ना। नकारात्मक माहौल बना हुआ है सरकार के खिलाफ या व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ। तो इस संबंध में सचिव साहब को नोटिस भेजा गया है कि भाई जो मतलब उसमें पूरा लेटर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें इसी प्रकार से कि विभाग अपना स्पष्टीकरण दे रहा होगा, विभाग ये बताने का प्रयास कर रहा होगा पूरे लेटर के अंदर में कि हम किस पर्पस के साथ किस काम को कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस पर्पस को जो है वो नकारात्मक तौर पर पेश किया जा रहा है और इस नकारात्मकता की स्थिति को नियंत्रित करने का काम जो है वो सेक्रेटरी को करना चाहिए, सचिव को करना चाहिए, है ना। मतलब कि एक प्रकार से जो जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है उस माहौल को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के लेटर्स को निकाला गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई के संबंध में, है ना, कि जो कुछ मामला बन रहा है इसमें एक प्रकार से जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो इस पर एक्शन ले और किसी भी प्रकार से जो सरकार का जो मंशा है उस मंशा को सामने स्पष्ट करे ताकि देश के अंदर या समाज के अंदर में जो है नकारात्मक माहौल ना बने, क्योंकि एक प्रकार का निगेटिव माहौल तो बना ही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, है ना। और चारों चौतरफी तौर पे सरकार की आलोचनाएं हो रही हैं और अच्छी बात है कि मतलब बिहार की मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को उठा रही है ना, और नेशनल मीडिया में भी ये चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि
अब ये ऐसा मामला हो गया कि सरकार को ना तो निगलने बन रहा है ना उगलने बन रहा है। सरकार अब फंस गई है ना, क्योंकि अब सरकार करे तो क्या करे, है ना। इसलिए है कि पहले ही सरकार को डिसीजन सोच समझ के लेना था, है ना। क्योंकि अब देखिए, जब तक बाहर के लोगों को नहीं इसमें दिया जा रहा तो कहीं कोई माहौल था, बाहर के लोगों को दिक्कत था। कोई एक भी स्टेट बता दीजिए जो नाम लिया हो, कोई नहीं नाम लिया था। तो जानबूझ के सिचुएशन खड़ा कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, हाँ अब अगर बंद होगा तो अब उधर भी निगेटिव ही बनेगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आप समझिए कि जानबूझ करके अपने आप को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया, जानबूझ करके, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब रद्द होगा तो अब वो सब भी कहेगा कि हमारे स्टेट के अंदर में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं उनको हम डिस्टर्ब करेंगे या उनको हम मौका नहीं देंगे, है ना। तो जबकि अभी से एक सप्ताह पहले ऐसा कोई माहौल नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नियंत्रण में चल रहा था और कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियां जानबूझ के क्रिएट की गई और इन सिचुएशंस के वजह से इस प्रकार का समस्या आप देख रहे हैं कि हो गया, है ना। तो इसलिए इस सब चीज को जो है सो देखना है। खैर लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अब आपके पास एक ही विकल्प है कि ठीक से ईमानदारी से प्रयास करना है ना, पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ करके अपना रिजल्ट लेना है ना। बाकी कुछ ही चीज में आपको आए, हाँ वो कर स्टेट मतलब सरकार के पास ये एक रास्ता भी है कि सरकार एक परसेंटेज निश्चित कर दे, एक मिनिमम परसेंट दे दे, है ना, जिससे कि उधर भी सेटिस्फाइड हो जाए और इधर भी चीजें ठीक से हो जाए, है ना। इस विकल्प पर सरकार विचार करे तो ठीक रहेगा। लेकिन अब रहा बात कि अब सरकार क्या कर रही है वो तो सरकार समझे। हाँ नहीं देखिए क्या कि अब क्या है कि मामले को किसी भी नियम को एग्जीक्यूट करवाने का जो काम है वो ऑफिसर्स का है ना। तो सचिव जो है वो ऑफिसर्स होते हैं, अब पीए जो होते हैं वो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं ना। तो वो शिक्षा विभाग के या तो वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो वो उनसे ज्यादा अथॉरिटी सचिव के पास है, सेक्रेटरी के पास है। तो सेक्रेटरी के पास लेटर भेजा गया है ना, कि भाई सेक्रेटरी जो है वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास करे, है ना। सेक्रेटरी को कंट्रोल के लिए ही किया गया है कि भाई हम यहां से जो एक निगेटिव इमेज क्रिएट हो रहा है इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करके आप पॉजिटिविटी में ट्रांसफर कीजिए, ये मनसा है। लेकिन अब जिस प्रकार से माहौल क्रिएट हो चुका है ना, तब तो सरकार को समझना पड़ेगा कि अब सरकार किस प्रकार से यहां से निकलेगी, है ना। ये स्वयं मुख्यमंत्री को ही अपने निर्णय की समीक्षा करनी पड़ेगी, है ना, कि पूर्व समीक्षा करे। समीक्षा करने के साथ वो जो भी बेहतर विकल्प हो उस बेहतर विकल्प की तरफ आगे बढ़े, है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला हुआ है जानबूझ के अपना पैर फंसाने वाला मामला हुआ है, जानबूझ करके, है ना। अभी समझ नहीं आता कि ऐसा सुझाव दिया कौन सरकार को, है ना, कि आप ऐसा कीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल। तो इस निकल तो सकता है देखिए, लेकिन अब वही, हाँ लेकिन अभी भी देखिए क्या है कि अब इस प्रकार का अब जो भी सिचुएशंस है ना, अभी सरकार तय करेगी क्या करना है, ठीक है। आइए हम लोग अपना देखते हैं आगे कि क्या है और किस प्रकार से ना। चलिए देखिए, लोकसभा राज्यसभा हम लोग देख रहे थे, पीठासीन अधिकारी हम लोग देख लिए थे, है ना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में देख लिए थे कि पीठासीन अधिकारी लोकसभा में अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, और राज्यसभा में सभापति हैं
उपसभापति हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ हाँ, अभी ठीक रखना है ना, आप कल ना भाई अब मौसमो ठीक है, अब महीना भी सावन का है ना? इस बार महीना सावन का 2 महीना का है ना जी, बढ़िया से सावन का आनंद लेना है ना? ठीक है ना? और सावन में आप लोग का एग्जाम होगा जी, है ना? चलिए कोई बात नहीं, है ना? कब? लास्ट सोमवारी को। तो देखिए, इसमें से आप में से जो भी लकीएस्ट पर्सन होंगे, जिनके लिए कोई सोमवारी कर रहा होगा अगर, है ना, तो उनसे कहिएगा कि भाई देखिए हमारी सफलता का कामना करें, है ना? क्योंकि एक बार राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया तो फिर सारा मामला सॉल्व हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए मतलब ठीक ठाक महीने के अंदर में सारा प्रोसेस शुरू हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें और टाइमिंग भी अच्छा खासा है ना? इस बार के महीने का, है ना? जो हम लोग के संस्कृति में कहा था कि 2 मासा लगा हुआ है शायद, है ना? तो इस वजह से, है ना? तो और अभी ठीक है, और बरसात का मौसम भी है तो पढ़ने ओढ़ने में दिक्कत नहीं होती होगी ज्यादा। पहले अभी तो गर्मी रहा तो थोड़ा समस्या होती होगी घर में पढ़ने में, है ना? नींद लगता है नींद तो आता होगा, लेकिन देखिए नींद को कंट्रोल करना है ना, नींद को कंट्रोल करना है। अभी 1-2 महीना का समय है, अभी कम सोना है। ठीक है, अभी कम सो लीजिए, बाकी फिर बाद में सो लीजिए, इतना सोना है ना? क्योंकि अभी तो आपका भाई युद्ध चल रहा है आप लोग, है ना? आपके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। और जब कोई योद्धा युद्ध में होता है तो सोने में समय बर्बाद नहीं करता, है ना? उसके सामने अपना लक्ष्य दिखता है ना? तो ये आप मान के चलिए कि अभी आपके जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध चल रहा है ना? इस युद्ध को आपको जीतना है। तो युद्ध को जीतने के लिए अगर जो सो जाएगा वो खो जाएगा ना, और जो जगेगा वो पा लेगा। तो इसलिए प्रयास करना है कि कम से कम सोए, है ना? और बाकी बाद में जब आपका हो जाएगा अपना एग्जाम तब सोने का कोई अलग से शेड्यूल रखिएगा, दिन में भी और रात में भी, है ना? सारा बदला सद जाएगा। लेकिन फिलहाल टारगेट रखना है कि हम लोगों को भाई एग्जाम पास करना है ना? चलिए, तो इन लोगों के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और अनुच्छेद हैं, है ना, जहां से आपको संसद के संबंध में सवाल पूछे जाते हैं, है ना? पार्लियामेंट के संबंध में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो गणपूर्ति है, कोरम, है ना? आर्टिकल 100 में है गणपूर्ति, है ना? गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, ठीक है। तो गणपूर्ति कोरम क्या होता है जी? तो थोड़ा लिख लीजिएगा, 1/10, बिल्कुल गुड, है ना? लिखेंगे कि यदि कि दोनों जगह पर लिखेंगे कि यदि संसद के किसी भी सदन में, यदि 100 में, यदि संसद के किसी भी सदन में कोरम पूरा नहीं होगा, यदि संसद के किसी भी सदन में कोरम पूरा नहीं होगा, कोरम बोले तो वही गणपूर्ति, कोरम पूरा नहीं होगा तो पीठासीन अधिकारी, है ना, ठीक है, पीठासीन अधिकारी, है ना, पीठासीन अधिकारी संसद की कार्यवाही को बंद कर देगा, संसद की कार्यवाही को बंद कर देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यहां पर जो है, देखिए अब कोरम क्या होता है जी? तो कोरम 1/10 होता है दोनों ही हाउस में, कुल सदस्यों का 1/10, है ना? राज्यसभा में भी 1/10 और लोकसभा में भी 1/10। तो 1/10 का मतलब है
हाँ की भाई बिल्कुल 50-25 गुड है ना। तो 50 नहीं, देखिए अब क्या है कि यहां पर है 550 है ना, यहां पर है 250 है ना। तो आप देखेंगे तो बेसिकली 55-25 का मामला बनेगा, यानी कि यहां मिनिमम 55 लोग और यहां मिनिमम 25 लोग अगर सदन में के कार्यवाही में उपस्थित नहीं होंगे तो उस दिन सदन की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहां संस्था से एक नियम बना दिया जाए कि देखिए 200 लोगों का एडमिशन हुआ है अगर एक बैच के अंदर में, इसमें अगर उसका 10% नहीं आता है तो क्लास बंद कर दिया जाएगा उस दिन, है ना, कि भाई अनुपस्थिति हो रही है ज्यादा तो इसलिए क्लास को बंद किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहां तो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन संसद में नियम है कि अगर 1/10 से कम लोग आएंगे तो संसद की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी, संसद की कार्यवाही उस दिन नहीं चलेगी, है ना। तो यही बेसिकली कोरम का मामला यहां पर बनता है, ठीक है। अब पीठासीन अधिकारी आप जानते ही हैं कि पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या है ना। पीठासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। क्लियर है। नेक्स्ट 55 से कम लोग, है ना, 55 से कम लोग यदि आए तो इसका मतलब कि कोरम पूरा नहीं हुआ। अब कोरम पूरा नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। मतलब कि अनिवार्य है कि 1/10 से ज्यादा उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। तो वही 1/10 55 अगर होता है तो 55 से तो उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन अगर 55 से कम उपस्थिति है तो ऐसे में सदन की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, अब नोट करके एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति 60 दिन तक लगातार, या यदि कोई सांसद लिखेंगे, यदि कोई सांसद 60 दिन तक लगातार, यदि कोई सांसद 60 दिन तक लगातार 60 दिन तक लगातार संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अनुपस्थित रहता है, ठीक है, यानी प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा कि उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी 60 दिन तक लगातार, 60 डेज। सूचना दे देगा ना, अगर इंफॉर्मेशन दे करके आप अनुपस्थित है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बिना इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के आप 60 दिन हो गया, आप सदन को पता ही नहीं कि आप कहां लापता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, ऐसे स्थिति में आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आपका जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो सदस्यता जो है सो वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि सदस्यता जो है ना, वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, 60 दिन तक। अब देखिए, कोई मान लीजिए कि बहुत दिन तक भी नहीं आ रहा है, बहुत सब तो सांसद अब है कि आई भी नहीं करता है ना। तो यहां पर इसलिए क्या है कि जब आएगा ही नहीं तो क्या करेगा कि वो सूचना कम से कम भेज देगा। सूचना रहेगा ना तो सदस्यता खत्म नहीं होगा, सूचना नहीं रहेगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि दल बदल कानून के आधार पर भी, अगला पॉइंट नोट करके या स्टार मार्क दे करके लिखना है, दल बदल कानून के आधार पर भी सदस्यता रद्द हो सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के आधार पर भी सदस्यता रद्द हो सकती है, ठीक है। चलिए, ठीक है, दल बदल कानून के आधार पर भी सदस्यता खत्म हो सकता है ना। तो देखते हैं ना, आरती कुमारी सर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्या?
कुछ कुछ एग्जाम में कल पोस्टपोन्ड होगा जी। हाँ, ये सब नहीं सोचना है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। ये सब नहीं सोचना है कि क्या हो जाएगा एग्जाम, है ना, क्योंकि देखिए ये सब सोचेंगे ना तो आपका फ्लुएंसी कम हो जाएगा, है ना, डिटर्मिनेशन डेडिकेशन कम हो जाएगा, इसलिए सब नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मौसम रानी सर नींद बहुत आती है। कोई बात नहीं है, नींद आती है तो भाई सोइए आराम से मजे से, है ना। देखिए श्वेता, आपको सावन की शुभकामनाएं सर। चलिए धन्यवाद। आपके लिए सावन का व्रत की होगी जी। आए मेरे लिए कौन करेगा जी? आए आए करेगा तो आए आए मान ले एक्स, है ना, मैथ में एक्स मान के वाई का वैल्यू निकाला जाता है ना। चलिए कोई नहीं, है ना। तो वह लकीएस्ट होगी जो कर रही होगी, ठीक ना, हम नहीं। चलिए आइए, कोई नहीं। तो यहां पर क्या है, तो क्या है कि एक दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लाया गया। नोट करके लिख लेंगे, नोट कर लिखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। पगला ही देखिए, तो ये सब कह रहा है कि बोलिए तो हम कर लेते हैं। दिमाग खराब है जी आप लोग। ये तो अगर ये सब मैसेजवा मेरे माता पिता देख लेता जे, वो कहेंगे कि हो गया बुआ ना, पढ़ा लो तू, अब लोग को डर हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? आए चलिए आइए। तो ये देखिए ये ऑनलाइन वाला सबका हिम्मत बढ़ल रहता है, जानने का है कि सामने तो दिखता नहीं है ना, तो सोचते हैं कि चलो कुछ लिख देते हैं। अगला दिमाग, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ठीक ना। चलिए आइए। अरे बड़ी सब बड़ी दिक्कत हो रहा है, समझे। एक दिन हम गए मरीन ड्राइव पर घूमने, ठीक है, 2 दिन पहले का बात है ना। गए तो 2-3 आदमी हम लोग जानते हैं। तो क्या हुआ कि अब एक दोस्त था, वो वीडियो बना लिया, अब बना के उस पर गाना लगा दिया, ठीक है। तो बोला कि इसको लगाओ स्टेटस में, हमने लाओ लगा देते हैं, तुम लगा दिए। उसके बाद 3-4 को सब कहे कि सर हमको भी आपके साथ बाइक पर घूमना है, अनिल। हम बोले पकड़ा ये क्या हो रहा है जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब कहीं घूमना भी दिक्कत हो गया है कि नहीं, कि और घूमने के बाद अगर आप कहीं पर उसको लगा दिए, है ना। और अभी क्या है कि अब तो इतना सब जानने लगे, कोई तुरंत कोई देख लेगा ना, आदमी सब कहीं उसे नंबर खोजेगा और तुरंत फोन करेगा, है ना, सर आपको देखे हैं आज, नहीं पगला देख लिया तो इसमें क्या बात है जी, इसमें सूचना देने वाला कौन सा बात है ना। लेकिन अब कल परसों का बात है ना। अब इसी वजह से जब कोई अननोन कॉल आता है तो इसमें आप लोग का भी कुछ का इंपॉर्टेंट कॉल मिस हो जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं किसका कॉल होगा, नहीं होगा ना, तो अननोन में जल्दी रिसीव नहीं करते। परसों वो कॉल आया, ठीक है, तो कॉल जब आया तो 9 नंबर से कॉल था, हालांकि फ्री बेटर, अच्छा 2-3 बार आ रहा था, तो रिसीव कर लिया। रिसीव किए तो उधर से अब एक गर्ल्स का ही आवाज था, है ना। तो हम बोले कि भाई कौन है, कौन मामला हो गया भाई, फिर वो है ना। तो फिर उधर से मालूम चला कि भाई उसने, और उसके बाद देखिए मामला तो तब गंभीर हुआ जब वो सीधे फोन करके बोलती है कि अभिजीत दुबे से बात हो रहा है। हम बोले कि भाई तो एकदम तो लगता है कि हेडक्वार्टर है ना। अभी तक ऐसा कोई हेडक्वार्टर हम बनाया नहीं कि ऐसे कोई बतिया है ना। तो बोले कौन आदमी है भाई, बोले कि जी नहीं, उनसे बात आपकी नहीं हो रही है ना। तो बोले किससे हो रही है, उनके पीए से बात हो रही है।
ओके, वो पीए से बात हो रही है। आप बोलिए आपको क्या असुविधा है, आप कहिएगा तो मैं बात करा दूंगा। तो नहीं, मुझे उनसे बात करनी है, नहीं तो बोलिए, मैसेज बताइए, मैं मैसेज को कन्वे करूंगा। अगर उनको लगा कि आपका मैसेज ठीक ठाक है तो कम्युनिकेट करेंगे आपसे। आप अपना परिचय दीजिए पहले कि आप कौन है, तो अपना परिचय दी, फिर है ना, तो परिचय दी शिवान अभी तो नहीं ना, तो परिचय दी, तो जब परिचय दी तो हम पहचान गए कि कौन है, ठीक है। तो परिचय, अब मेरी मतलब क्लासमेट निकली, मेरी पहले की क्लासमेट, ठीक है। हाँ। सुन तो लीजिए, है ना। तो 66 बीपीएससी में उसका सिलेक्शन हो गया ना, वो डीएसपी है अभी, ठीक है ना। आए तो अभी राजगीर में ट्रेनिंग चल रहा है उसका, ठीक है। तो वो देखी यूट्यूब पर वीडियो कहीं से, है ना, तो देखी तो ये वह लड़का है ना, तो पहचानी हमको। तो कहीं कहीं से अपना नंबर निकलवाई कहीं से, निकलवा के फिर कांटेक्ट की, तो बोले हम तुम्हारा वीडियो देखे यूट्यूब पर, तुम पढ़ा रहे थे, हाँ है ना। हाँ, एमसीक्यू, उससे पहले बीपीएससी का मेंस का भी मैंने कराया था सेक्शन, है ना। ये बीपीएससी अभी मेंस जो हुआ था उस सबका, तो बोले कि हम देखे, तो हम बोले कि अरे तुम पढ़ाने लगे भाई, अरे तब तू बन गए तो तोरा हम जानबे करते कि तोरा में कितना मेरिट है ना। लेकिन क्या कि अब उसका वही तो बोले कि भाई अब कि हम डीएसपी बोल रहे थे, हम पहले तो हम कहे कि भाई रुक जाओ, पहले तो हम चेक करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या किए, पहले का जो काम था, तो पहले का काम क्या किए कि का नाम है ना। तब हम कॉल बैक किए, है ना। हम बोले कि हाँ जी अब बोलो, है ना। हाँ जी अब बोलो, अब क्या बात है। तो लेकिन नहीं, ऐसे ही हमको दिखा तो हम सोचे कि भाई संपर्क करते हैं, तुम लोगों को तो लगेगा नहीं कि मेरा कभी कुछ हुआ होगा। नहीं भाई, कैसा है, कोई भी पढ़ रहा तो कभी किसी का भी कुछ भी हो सकता है ना। इसमें क्या दिक्कत है, और हो गया तो भाई अच्छा का बात है ना। अब उसके बाद से जो है, अभी निचवा क्लास में था तो 2-3 बार कॉल आ रहा था। अब क्लास में अब निकाल लिए फोन, अब देखिए भाई, अब मान लीजिए कुछ हुआ तो डीएसपी है ना। तो अब बार बार कॉल करे, भाई क्या मामला है इसका, है ना। सो देख, लेकिन है ना, तो फिर हम बोले कि भाई अभी हम क्लास में है, क्लास से जब फ्री हो जाएंगे तो हम संपर्क करेंगे, और फिर पूरा निश्चिंतता के साथ सुनेंगे कि मसला क्या है ना, और क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई तनाव लेने वाला मसला नहीं है। आप लोग जो सोच रहे होंगे वैसा भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आए? तो आए? तो इस तो मैं क्या तो डीएसपी भाई, एसपी के बाद एसपी का विकल्प रहेगा है कि नहीं, थोड़ी ना विकल्प खत्म होगा जी, है कि नहीं, विकल्प तो रहेगा, है ना। अच्छा आने आइए, चलिए आइए। तो हाँ ये बात है, 2-4 लोगों ने और हमको भाई देखे कहां से नंबर निकल लो, तोरा फोन कर लो, तोरा करे के चाहिए। हम बोले पगला, हम करेंगे जब फुर्सत होगा तब, इसमें क्या है ना। आज जो इतना ढूंढ के निकाला वो फिर ढूंढते रहेगा, है कि नहीं। तो मेनली जो है, चलिए आइए हम लोग इस पे आते आइए। तो यहां जो है ना, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। लिखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा
दल बदल कानून को भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है, हाँ, 10वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए 10वीं अनुसूची, देखिए आपसे यह भी पूछा सकता है कि 10वीं अनुसूची कब जुड़ा, तो 1985 में जुड़ा। अब 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ा। अब 10वीं अनुसूची का मुद्दा क्या है? दल बदल। ठीक है, दल बदल मतलब कि आप छोड़ करके दूसरे के दल में चले जाना, इसी को कहते हैं दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसमें क्या है मामला, तो देखिए दल बदल कानून में क्या है, तो आप देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत क्या डाला गया है। तो दल बदल कानून में, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, तो एक 1960 के दशक में हरियाणा में एक विधायक हुआ करते थे, उनका नाम था गया सिंह, है ना। और गया सिंह ने एक ही दिन में 7 बार पार्टियां बदल ली थी। एक ही दिन में 7 बार पार्टी चेंज, कभी इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। इसी वजह से इनका नाम हो गया आया राम गया राम, है ना, कि कब आएंगे और कब जाएंगे कोई ठीक नहीं। तो ये पहले होता था कि मंत्री बनने के चक्कर में विधायक लोग अपना पार्टी छोड़ के और दूसरा पार्टी में चल जाता था, या सांसद लोग। तो इसीलिए एक कानून बना कि अगर कोई आदमी चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल करके दूसरे के दल में जाएगा तो उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो यही कानून यहां पर बना दिया गया है। ठीक है, तो वही दल बदल कानून है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि दल बदल कानून जो है वो किस पर लगेगा, तो दल बदल कानून पार्टी के उसी सदस्य पर लगेगा जो चुनाव जीता है। मतलब कि चुनाव जीत गया, वो सांसद या विधायक बन गया, और सांसद विधायक बनने के बाद अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, तो उसी पर दल बदल लगेगा। अगर आप चुनाव नहीं जीते हैं और चुनाव से पहले अपना पार्टी छोड़ के कौन पार्टी में जाइए, कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दल बदल कानून उसी पर लगेगा जो चुनाव जीता है। ठीक है, और 2 स्थिति में, एक जब आप पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चल जाइएगा, है ना, तो दल बदल लगेगा। और दूसरा, कल बताए थे आपको कि पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ अगर वोट करिएगा तब लगेगा, है ना। जैसे कि पार्टी ने आज मान लीजिए संसद में वोटिंग होगा, ठीक है, अब पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि इस मुद्दा पर पूरा सांसद को वोट करना है ना। और जैसे बीजेपी है, ठीक है, तो इसने अपने पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी कर दिया कि इस मुद्दा पर तुमको वोट करना है, ठीक है, और समर्थन करना है। तो जितने सांसद हैं उनको उसका समर्थन करना पड़ेगा, चाहे वो चाहते हो या ना चाहते हो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सदस्यता ही खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यह ध्यान रखें, नोट करके लिख लेंगे। हाँ जी, हाँ देखिए, निर्दलीय आदमी अगर है, ठीक है, और निर्दलीय भी किसी दल को ज्वाइन कर लेगा तो सत्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए निर्दलीय इंडिपेंडेंट आदमी बाहर रह के समर्थन करता है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है। कोई भी निर्दलीय जो अलग टिकट पे जीत के आया है तो वो उसके वजह से सरकार चल सकती है। वो कह देगा कि मेरा एक वोट का समर्थन इस सरकार को है तो समर्थन दे सकता है, लेकिन उस पार्टी में नहीं जाएगा। जो किसी भी दल पर नहीं अपने बल पे जीत के आया है तो वो अगर किसी भी दल को ज्वाइन कर लेगा तो उसकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी, है ना। पार्टी का होता है तो विलय हो सकता, विलय होगा तो दल बदल कहां लगेगा, तो पूरा पार्टी जाके मिल गई तब का दिक्कत है ना। हाँ हाँ, बहस तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सदन के बाहर पार्टी के खिलाफ बोलने से किसी की सदस्यता नहीं जाती है। दल बदल तभी लगेगा जब आप पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लीजिएगा या सदन के अंदर में पार्टी के खिलाफ वोट कर दीजिएगा।
तभी लगेगा। तो दल बदल के तहत आपकी सदस्यता खाली हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क करेगा और आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य जो चुनाव जीत के आए हैं, उसमें से 2/3 एक साथ पार्टी छोड़ करके दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। यही महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, कि 2/3, यही अभी महाराष्ट्र में फिर हुआ है ना, कि 2/3 अगर निकल जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा, यानी कि सदस्यता नहीं जाएगी। तो नोट करके लिख लेंगे, यदि किसी पार्टी से 2/3 सदस्य एक साथ 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से चुनाव हो गया, ठीक है, और चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी का 2/3 विधायक अपना पार्टी छोड़ करके किसी दूसरा पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, ठीक है। क्या लिखे हैं? हाँ, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, तो उस पर पार्टी छोड़ देते हैं तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, तो 2/3 सदस्य अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पर वर्क नहीं करेगा, ये इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग विधेयकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल, विधेयकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल। बिल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं जी? दो, कौन कौन सा है? देखिए, विधेयक जो होता है वो मुख्य तौर पर, है ना, वो 4 तरह का होता है, ठीक है। विधेयक मुख्यतः आप लोग 2-3 कर रहे थे ना, ये बाउंडेड एंड क्रॉस कर गए हो ना, सीधे 4 पर। टाइप्स ऑफ बिल, विधेयक 4 प्रकार का होता है जी। कौन कौन सा? तो पहला लिखेंगे साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। उसके बाद धन विधेयक, मनी बिल। उसके बाद वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसका चर्चा आर्टिकल 107 में है, इसका चर्चा आर्टिकल 110 में है, इसका चर्चा आर्टिकल 117 में है, इसका चर्चा आर्टिकल 368 में है। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक।
तो विधेयक 4 तरह का होता है। क्या? वो वित्त विधेयक नहीं है, उसको वित्त आयोग कहते हैं बउआ, ठीक ना? ना हलो वित्त विधेयक, जमीन आसमान के अंतर है ना? हाँ तो वित्त विधेयक है, इसीलिए 117 लिखे हैं। और जिसका बात कर रहे हैं वो हसुआ के बिहार में खुरपी वाला गीत है। अब मान ली शादी के करो और के है, आ दूल्हा कोनो और आ जाए तो जो दुल्हवा होगा वो कितना दुख होगा कि हमर ले गए लोग। चलिए, तो यहां जो है मामला क्या है, ये वित्त विधेयक है और वित्त आयोग है जो राष्ट्रपति के आदेश पर प्रत्येक 5 साल पर गठित किया जाता है ना। ये वित्त विधेयक है ना, दोनों में अंतर है। अब देखिए, तो विधेयक 4 तरह का होता है। साधारण विधेयक, नाम से ही क्लियर है कि जिसमें कुछ साधारण प्रकार का चेंज होता हो, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता, उसको कहते हैं साधारण विधेयक। धन विधेयक रुपया पैसा से जुड़ा हुआ मामला है ना। वित्त विधेयक भी रुपया पैसा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? धन विधेयक केवल इनकम को दर्शाता है, अब वित्त विधेयक इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को दर्शाता है। ये पैसा कहां से आएगा और कहां पे खर्चा होगा ये दोनों बताएगा, वो है वित्त विधेयक। आई खाली बताएगा कि पैसा कहां कहां से आएगा, है ना। तो जो केवल पैसा आने का बता रहा है वो धन विधेयक है, अब पैसा आने या जाने दोनों बता रहा है वो वित्त विधेयक है। संविधान संशोधन, जिससे संविधान में बदलाव करना हो, है ना, संविधान के अंदर में कुछ संशोधन करना हो, संविधान में कुछ डालना हो, तो उसको कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, उसके तहत संविधान का संशोधन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कानून कैसे बनता है ना, कानून संसद में कैसे बनता है? तो देखिए, कानून जो बनता है तो कोई भी विधेयक जो है कानून बनने से पहले 3 चरणों से होके गुजरता है। 3 चरण, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। उसको हिंदी में कहते हैं प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, है ना। 3 फेज से होके गुजरता है, ठीक है। तो 3 फेज लोकसभा राज्यसभा में दोनों ही जगह पर ये फेजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल आया तो इसका प्रथम पाठन में क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है? तो फर्स्ट फेज में क्या होता है, तो यहां जो पीठासीन अधिकारी है, अब देखिए, अगर साधारण विधेयक है तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक है तो ये कंपलसरी है कि पहले लोकसभा में ही पेश होगा, है ना, तब राज्यसभा जाएगा। और जब राज्यसभा में जाएगा ना धन विधेयक, तो इसके पास मात्र 14 दिन का समय है, ओनली है 14 डेज, 14 दिन का समय है। 14 दिन में अगर चाहे तो यहां पर काम अपना से कर ले, नहीं तो कोई ये नहीं है, ठीक है। मतलब इसके पास क्या है कि 14 दिन में राज्यसभा अगर धन विधेयक को पास करके भेज देता है तो ये माना जाएगा कि धन विधेयक जो है सो पास हो गया। अगर पास करके नहीं भेजता है तो भी मान लिया जाएगा कि पास हो गया। माने धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। तो धन विधेयक केवल और केवल पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, और साधारण विधेयक कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है, ठीक है। अब वित्त विधेयक भी कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक भी कहीं भी पहले पेश किया जा सकता है, ठीक है। केवल आपको एक्सेप्ट याद रखना है कि धन विधेयक एकमात्र ऐसा विधेयक है जो जब भी पेश होगा तो पहले लोकसभा में पेश होगा, ठीक है। और धन विधेयक में क्या होता है, तो रुपया कहां से आएगा इसकी जानकारी, जैसे कि कर बढ़ाना, कर घटाना, है ना, ये सब, या कर खत्म कर देना, यानी कि रुपया से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सब होगा धन विधेयक से, ठीक है। या कहीं से भारत सरकार कर्जा ले रही है तो भी किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा, है ना। तो सरकार अगर कहीं से कर्जा ले रही है, या सरकार को कहीं से ब्याज मिल रहा है ना, या फिर सरकार कहीं पे टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स घटा रही है, या टैक्स को खत्म कर रही है, तो उन सभी स्थिति को कहेंगे धन विधेयक, ठीक है। तो धन विधेयक पहले लोकसभा आएगा, तीनों जो है लोकसभा राज्यसभा से कहीं भी आ सकता है पहले, क्लियर है। अब देखिए, जब यहां पर कोई विधेयक आएगा तो पहला काम होता है कि यहां पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा, उसका परमिशन मिलेगा, और जैसे उसका परमिशन मिल जाएगा तो इसको भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाएगा। गजट बोले तो परिपत्र, है ना। अभी तक के जितना भी विधेयक उधेयक सब है, सब भारत सरकार के पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में इसको शामिल किया जाता है। तो प्रथम पाठन में बस इतने काम होता है कि कोई भी कानून को पहले क्या करते हैं, तो यहां से उठा करके पहले उसको भारत सरकार के गजट में छपवा देते हैं, है ना। भारत सरकार के गजट में वो छप जाता है, ठीक है।
जब भारत सरकार के गजट में छप जाता है तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखिएगा कि जब भारत सरकार के गजट में छप गया तो छपने के बाद आप देखेंगे कि अब आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या होता है? तो संसद के सदस्यों को इसका एक एक प्रति सबको बांट दिया जाता है, एक एक कॉपी जो है सबको दे दिया जाता है कि भाई लीजिए आप लोग पढ़िए। दे करके कुछ दिन के लिए संसद की छुट्टी कर दी जाती है कि सब लोग पढ़ ले, पहले पढ़ लेगा तो ना बहस होगा, बिना पढ़ ले बहस करने आएगा तो क्या करेगा बहस, है ना? उसको कुछ कमी या ज्यादा दिखेगा नहीं, तो छुट्टी कर दिया जाता है। उसका सब लोग पढ़ेगा, द्वितीय पाठन में उसका अध्ययन होता है, फिर अध्ययन करके सब लोग आता है तो उस पर चर्चा होता है, बहस होता है। जब पढ़ के फिर संसद खुलेगा, फिर चर्चा और बहस होगा। चर्चा बहस हो जाने के बाद, है ना, द्वितीय पाठन में क्या होता है? चर्चा और बहस होता है। और उसके बाद आता है तृतीय पाठन। तो चर्चा बहस जब हो जाएगा तब होगा मतदान, वोटिंग, है ना, तब होगा वोट। ठीक है, अब वोट करके फिर देखा जाएगा कि अब ये पास हुआ कि नहीं। अगर पास हो गया तो दूसरा हाउस को चल जाएगा, यहां से शुरू हुआ था तो यहां से पास होकर यहां आ जाएगा, है ना। जो भी हाउस शुरू करेगा वो पास करके दूसरा हाउस को भेज देगा। अब दूसरा हाउस में आएगा तो अब दूसरा हाउस की सब प्रोसेस फिर करेगा। लेकिन हां, जिस हाउस में जाएगा दूसरा बार, उसको भारत सरकार के गजट में प्रकाशित नहीं करेगा। भारत सरकार के गजट में कोई विधेयक एक ही बार प्रकाशित होता है। ठीक है, तो दूसरा हाउस सीधे क्या करेगा? द्वितीय पाठन से शुरू करेगा, है ना। देखा कि विधेयक पास होकर एक हाउस ने भेज दिया तो अपना सब सदस्य का बैठक बुलाएगा और फिर सब सदस्य के पास उसका एक एक कॉपी भेज देगा कि भाई जाइए आप लोग अब पढ़ के आइएगा इसको, है ना। फिर पढ़ के आएगा, तब फिर इस पर चर्चा बहस होगा और चर्चा बहस करने के बाद तब यहां पर मतदान होगा। अगर पास हो गया तो पास होकर चल जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा, है ना। तो इस प्रकार की परिस्थितियां यहां पर बनती है। ठीक है, इस प्रकार के सिचुएशंस यहां पर बनते हैं सामान्य तौर पर। क्लियर है? समझ रहे? तो ये इस प्रकार से ये सब और सारे विधेयक के संबंध में इसी प्रकार की चीजें सामान्य तौर पर होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, ध्वनि मत से पारित हो जाए या साधारण मत से पारित हो, जब कोई भी चीज जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास तो उसको जाना ही है। अल्टीमेट तौर पे राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा कोई विधेयक कानून नहीं बनेगा, तो उसको राष्ट्रपति के पास। हाँ क्या बोल रहे हैं? कहा चर्चा बहस के बिना बहस के पास ध्वनि मत से? अरे भाई, तो ध्वनि मत करने का टाइम तो तब आएगा ना जब चर्चा हो जाएगा। बिना चर्चा के मत कहां होता है? पहले चर्चा और बहस होता है। ये नहीं कि सरकार पहले ये वोटिंग करा देगी तो फिर तो कोई मान में नहीं करेगा बात। कोई चीज पर वोटिंग होगा जब उसका अध्ययन हो जाएगा उसके बाद। तो लोकसभा में पहले चर्चा बहस होता है, अब बहस होने के बाद पारित होता है ना। बिना बहस के पारित कहीं नहीं होता। ठीक है, तो बहस होगा उसके बाद इसको पारित किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से यहां पर ये सारे चारों विधेयक हैं, इसको आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 संसद का संयुक्त सत्र। संसद का संयुक्त सत्र, कंबाइंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट। गुड्डू कुमार, गुरुदेव राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? भाई राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति नहीं करवाते हैं, है ना। राज्यपाल को शपथ करवाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, जैसे कि पटना में राज्यपाल बने हैं राजेंद्र आर्लेकर, तो इनको शपथ कौन कराएगा? पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। वो नहीं होंगे तो कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश करवाएगा। चलिए आगे तो राज्यपाल पढ़ाएंगे ही, तो वहां पर सब चीज क्लियर होगा। चलिए आगे, संसद का संयुक्त सत्र, है ना, कंबाइंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद का संयुक्त सत्र लिखिएगा कि संसद के संयुक्त सत्र का चर्चा किस आर्टिकल में? 108 में है ना। लिखिएगा कि संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है।
संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। संयुक्त सत्र केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, साधारण विधेयक के संबंध में ही बुलाया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है, आइए। तो केवल देखिए, केवल साधारण, अभी 4 विधेयक देखे थे ना जी हम लोग, तो केवल साधारण विधेयक के संबंध में आएगा संयुक्त अधिवेशन, बाकी किसी के संबंध में नहीं आएगा। ठीक है, अभी तक जो है वो संयुक्त अधिवेशन आया 4 बार है, लेकिन सक्सेसफुल 3 बार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि 3 बार हुआ है। ठीक है, तो लिख लेंगे कि अभी तक 3 बार संयुक्त सत्र सफल रहा है। संयुक्त सत्र सफल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बुलाया गया था 1960-61 में, है ना, 1961 में, जब दहेज के खिलाफ कानून बना था। ठीक है, ठीक है, हाँ, 1960 में। फिर आया था 1978 में, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला था इस संबंध में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना। अब फिर आया 2002 में, 2002 में आया था पोटा के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवाद निवारण अधिनियम। ठीक है, पोटा, POT है ना, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवाद निवारण अधिनियम को रोकने के लिए। ठीक है, मतलब आतंकवादियों का जो कार्यवाही होता था उस सबको कंट्रोल करने के लिए पोटा लाया गया था। ठीक है, अब देखिए, पहला जो लाया गया वो दहेज के खिलाफ लाया गया जी, है ना, डाउरी के खिलाफ। और आप देखिए कि कानून कितना पहले बन गया, है ना, लेकिन दहेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। दहेज वाला कानून का स्थिति कमोबेश अपने यहां वैसा ही है जैसे बिहार में शराबबंदी का है। बंद तो है लेकिन मिलता है ना। ठीक उसी प्रकार से डाउरीज बंद तो है लेकिन चल रहा है धड़ल्ले से, है ना। मतलब होने वाला आदमी सबको देखिएगा ना, एकदम वो जबरदस्त तरीके का आदमी सब होता है ना। एक मेरे जानकार में एक व्यक्ति है ना, वो मतलब वो जो है सो उनको एकदम नीडेड आदमी है, तो बहुत समझाया गया, बहुत मनाया गया, है ना। और हर 2-3 दिन पर वो आदमी ये कहा कि भाई हम जो है सो अब लेना छोड़ देंगे ना, हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, जब भी वो बोलेगा आदमी कि भाई अब नहीं, है ना, फिर मालूम चलेगा कि 3-4 दिन बाद वो ले लिया, है ना। अब फिर आज जो सामने बैठाएगा ना उसी को पकड़ के कसम खा लेगा कि ना तो के पकड़ के अब अगला बार से ना। और वो आदमी इतना, मतलब देखिए, मतलब आई थिंक बिहार में कब बंद हुआ था जी, शराब कब बंद हुआ था बिहार में? 16 में ना, 1 अप्रैल को। हाँ,
तो देखिए वो कितना लकीएस्ट आदमी, तो कभी बिहार उससे पहले नहीं छोड़ा, ठीक ना। और उनको पता भी नहीं था कि इस डेट से बंद हो रहा है, लेकिन 31 मार्च 2016 को उस आदमी का टिकट था दिल्ली घूमने जाने का, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 से बंदी होना था, है ना। उसके बाद वो गया ना, वो दिल्ली से हाईवे नहीं किया, वहीं पे, है ना। अरे ना हम यहीं रहेंगे, अब जब बिहार में चीजें ठीक होंगी तब मैं आऊंगा बिहार, है ना। तो देखिए मतलब किस प्रकार कानून के हिसाब से जो है सो उसको सुविधा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मतलब ये सब क्या चीज, ये सब नशा है ना। और नशा के अंत में क्या होता है कि फिर आदमी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रह जाता, है ना। जब किसी भी चीज का, जैसे कि नशा हर चीज का बुरा है ना। अच्छा काम का भी नशा अगर हो गया तो भी आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा एक दिन, है ना। क्योंकि नशा का मतलब क्या होता है कि आप आदी हो गए, और जब आदी हो गए मतलब कि अब वो चीज आपको चाहिए हर कीमत पे। और ऐसी स्थिति में अगर वो मान लीजिए अच्छा चीज भी है ना, और वो अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल रहा है, तो उस अच्छे चीज को ही प्राप्त करने के लिए आप गलत रास्ता अपना लीजिएगा, है ना। और ऐसे में कुछ ना कुछ गलतियां आपसे स्वाभाविक तौर पे है कि हो जाएंगी। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत भरा कदम हो सकता है। तो सब कानून बना, लेकिन फिर भी सब चीजें वैसे हो ही रहा है ना। तो 3 बार बुलाया गया, ठीक है। और ये संसद का संयुक्त सत्र जो है ना, कंबाइंड सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। लिख लेंगे किसकी अध्यक्षता, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। हाँ क्या चीज, जरूरत तब होगा जब मान लीजिए कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, ठीक है। और पास करना एकदम जरूरी है ना। तो अब क्या है कि सरकार को हो सकता है राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, इसलिए पास नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब संयुक्त आएगा तो लोकसभा में 545 आदमी है और राज्यसभा में 245 है, तो दोनों जब जोड़ के बैठेगा तो लोकसभा का संख्या तो पहले से ज्यादा है, तो कुछ तो होगा ना जो सरकार का समर्थक राज्यसभा में होगा, तो उसके समर्थन से संयुक्त विधेयक पास हो जाएगा। तो जब कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाए और राज्यसभा में पेंडिंग हो जाए, पास ही ना हो पाए, अब पास कराना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाए, तो सरकार ऐसा काम करती है, ठीक है, ये लेके आती है, ठीक है। तो अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष रहेगा, और उपाध्यक्ष नहीं होगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, है ना। तो ये क्रोनोलॉजी जो है सो आपको ध्यान रखना है। पोटा, आतंकवाद निवारण अधिनियम, प्रोहिबिशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, है ना। हाँ बैंकोक एक्ट 1978, ठीक है। उससे पहले 1969 में भी किया था इंदिरा गांधी ने, और फिर 78 में भी हुआ था, ठीक है। तो 78 वाले में बुलाया गया था राष्ट्रीयकरण किया करने के लिए, बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या, एक मिनट, हाँ देखिए, अगर साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से पास होता है ना। साधारण विधेयक है, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। असाधारण बहुमत का मतलब है 50% से ज्यादा, तो मतलब कि जितना पर सरकार चल रही है उतना से काम हो जाता है। तो सरकार लोकसभा में चलती है तो लोकसभा में तो पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में बहुत बार सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है, इस वजह से राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है, ठीक है। अगर साधारण कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हो रहा तो साधारण विधेयक है, और कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा तो विशेष विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक होगा। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112 बजट, है ना। 112 है बजट, ठीक है। बजट, बजट जो है उसको बोलते हैं वार्षिक
वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए ये वो है हरिकृष्णा कुमार सर, मेरा समस्या का समाधान कर दीजिए प्लीज। अब पगला कर समस्या बहुत गंभीर है ना। इसका समस्या बहुत, हरिकृष्णा कुमार पहले तो अपना दिमाग ठीक कर लो बउआ ना, न तोरा जीवन बड़ी कष्ट हो जेतो है ना। कह रहा है कि सर एक तरफ पाने के लिए सोमवारी करे या दूसरी तरफ छोड़ने के लिए करे, क्योंकि को छोड़ना है इसका। तो एक सब पर खाली ध्यान दोगे ना, आई सब नहीं होगा तो मालूम। अभी अगर कोई साथे है तो उसका रहम, उसका शुक्रगुजार करो, क्यों है साथे, है ना। और कुछ दिन के बाद वो समझ गए कि कोनो काम के नहीं है, बस काम खत्म, है ना, बस आ जाएगा एक्सपायरी डेट, है ना। आइए को देखिए, वही सुबोध कुमारी यूपी वाला मामला का चर्चा कर रहा है। अभी तक यूपी वाला सब भुला नहीं रहा है जी। अच्छा, यूपी वाला मामला से सुन रहे कि बड़ा महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो रही है जी, सुन घरों धमकियां मिल रही हैं, लोग मजाक बना दे रहा है। हाँ 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 हाँ, ये सही बात है। हाँ, इक्वल नहीं पढ़, हाँ ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, आप जो बता रहे हैं ना, लेकिन मुझे लगा कि होगा कुछ मजाक वजाक फन कर रहा होगा सब, है ना। सब टर्चर है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये देखिए, मतलब पहला तो है ना, पहला तो ये है ना, पहला तो ये है ना कि भाई मैं ऐसा कर कि एक घटना के क्रम के वजह से सब लोगों का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए ना। जो भी लोग हैं, है ना, घर परिवार के लोग, है ना, ये आए अधिकतर यही हो रहा है। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक, नहीं ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप परिवार के लोग को, है ना, या समाज के लोग जो भी हैं उनको विश्वास करना चाहिए ना, क्योंकि एकाध दो घटना के वजह से आप सबको जो है सो कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते, है ना। लेकिन और इसीलिए क्या है कि कोई भी काम करते वक्त व्यक्ति को ध्यान रखना होता है कि उसका इंपैक्ट केवल एक आदमी पर नहीं बल्कि उस समाज पर पड़ेगा, है ना। तो एक इंसिडेंट वैसा हुआ, और वो इंसिडेंट देखिए पूरा इंडिया में प्रचारित हो रहा है ना। सोशल मीडिया का युग है, मीम्स बन रहा है, मजाक बन रहा है, लोग दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, और सब लोग के दिमाग में वही बात डाला जा रहा है ना, निगेटिविटी क्रिएट किया जा रहा है। तो ये व्यक्ति का अपना स्वविवेक होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से किसी को आप नहीं कर सकते ना। अब पहला बात कि जिसको भी आपके साथ कोई भी, वो पुरुष हो या महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, है ना, किसी को यदि आपके साथ रहना होगा तो वो हर सिचुएशन में रह लेगा। आज जिसको आपके साथ नहीं रहना होगा वो ना तो आपके साथ अमीरी में रहेगा, ना ही आपके साथ गरीबी में रहेगा। तो एक प्रकार से को बना करके ही संबंधों को आगे लेकर के बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक आदमी ने कोई गलती कर दिया तो पूरा समाज को दोषी बना दिया जाए, है ना, कि पूरा समाज दोषी है ना। पूरा समाज दोषी नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें समाज में हो रही है, देश में हो रहा है, तो देश में ही ठीक मैसेज नहीं जा रहा है ना, देश में ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। आज जो भी लोग इस प्रकार के घटना से प्रभावित होकर के डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक डिसीजन नहीं है ना। इससे भविष्य खराब हो जाएगा, है ना, और फिर से एक बार हम लोग पुराने समाज में चले जाएंगे, है ना, फिर से वही वाला समाज, है ना, पर्दा वाला समाज, घरबंदी वाला समाज, जिसमें कि राइट्स बराबर नहीं होते थे, वो सारा चीज शुरू हो जाएगा। और इससे अल्टीमेट तौर पे भारत की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचेगा, है ना। जो पश्चिम के देश इतने डेवलप क्यों हैं? पश्चिम के देश डेवलप इसलिए हैं कि उनके यहां पुरुष महिला दोनों काम करते हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों अर्न करते हैं। हम लोग के यहां क्या है कि हम लोग क्या ही नहीं है, हम लोग के यहां अभी धीरे धीरे अभी विकसित हो रहा है। तो अभी विकास के अवस्था में ही अगर इसको बंद कर दिया गया तो फिर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भविष्य में देखने को मिलेगा, फिर से वही चीज आ जाएंगी।
चलिए आइए, तो ये सब चीज खैर आपको ध्यान रखना है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप देखिए कि बजट शब्द जो है ना, बजट शब्द का चर्चा संविधान में नहीं है। 112 में जो आर्टिकल है, आम बोलचाल में बजट फेमस है, लेकिन बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में जो शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को शॉर्ट में कहते हैं बजट, है ना। तो बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, 112 के अंदर में, है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें अब भाई कि भाई अभी को शॉर्ट तौर पे बजट कहते हैं, तो बजट होता क्या है जी? बजट क्या होता है? देखिए, लिखेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाला आय और व्यय, एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाला आय और व्यय, होने वाला आय और व्यय बजट कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाला आय और व्यय बजट कहलाता है ना। एक वित्तीय वर्ष, तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है जी? गुड, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और इस एक वर्ष में हमारा सरकार को कितना आय हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर जो बताया जाता है वही होता है बजट, है ना। एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाला आय और व्यय बजट कहलाता है। क्लियर है? समझ रहे? तो यही क्या है? यह है बजट, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष के अंदर होने वाला आय और व्यय। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपसे पूछा सकता है कि बजट सबसे पहले पूरे विश्व में कहां पेश हुआ था? फ्रांस में। पहली बार बजट पेश हुआ था फ्रांस में, ठीक है। अब फ्रांस में जो पेश हुआ था, लिख लेंगे कि पहली बार बजट कहां पेश हुआ था? फ्रांस में, ठीक है। अब किसने पेश किया था? कोलबर्ट ने पेश किया था, कोलबर्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन सा एग्जाम के लिए? जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। पायल राज मिश्रा, आरती कुशवाहा, ठीक है। चलिए, तो है ना, फ्रांस के जो वित्त मंत्री थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट, है ना, लुई 14 के टाइम पर, फ्रांस का क्या था? लुई 14वां, लुई 14। तो लुई 14 का ही वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था कौन? कोलबर्ट, ठीक है। इसी कोलबर्ट के द्वारा क्या हुआ था? तो इसी ने क्या किया था? तो इसी ने बजट पेश किया था, ठीक है। हाँ, इसके द्वारा जो सबसे पहले जो पेश किया गया था वो 1651 के अंदर में पेश किया गया था, ठीक है। अब देखिए कि ये पेश किया गया था, तो पहली बार पूरा वर्ल्ड में कहां पेश हुआ? फ्रांस में पेश हुआ। किसने पेश किया? कोलबर्ट ने पेश किया। आई बजट शब्द भी फ्रांस का शब्द है, तो हम लोग तो सुधार के इसको बजट बोलते हैं। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बगट होता है, BUDGET, बगट, है ना। अब बगट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, है ना, लेदर बैग, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड में जहां कहीं भी बजट पेश होता था पहले, तो सब चमड़े का थैला में ही, लेदर बैग में डॉक्यूमेंट रख के आता था।
लेकिन अब तो हो गया, जमाना आ गया ई का, है ना, इंटरनेट का, तो अब ई बजट आता है। सबके पास टैब है, सबके पास स्क्रीन है, तो हमारे भारत के जो वित्त मंत्री साहिबा वो सीधे टैब लेके जाती हैं, आप बजट वहां खोल देती है ना, आप बोलती है कि सबके स्क्रीन पे चला गया, अब मैं बजट का भाषण दे रही हूं ना, और वो बजट पढ़ती है ना। अन्यथा हम लोग यहाँ भी पहले लेदर बैग में आता था, ठीक है, और लेदर बैग में ही पेश होता था, लेकिन अब ये परंपरा बदल गई हम लोग के यहाँ, अब लेदर हम लोग के यहाँ ई बजट पेश होता है, ठीक है। तो ऐसे में इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हमारे यहाँ बजट को पेश किया जाता है, लेकिन इसकी जो कहानी है प्राचीन वो यही है, ठीक है। अब आपसे पूछा सकता है कि भारत में, है ना, कि भारत में जो है ना, भारत में पहली बार जो है वो बजट कब पेश हुआ था? हाँ, भारत में पहली बार 1860-61 में बजट पेश हुआ था, ठीक है। लिख लेंगे कि भारत में पहली बार 1860-61 में बजट पेश हुआ था, है ना, ठीक है। और किसने पेश किया था? दिमाग पगला गलो का हो, जेम्स विल्सन, दादा भाई नौरोजी, जेम्स विल्सन, ठीक है। किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। राजेश शाह, क्या क्वेश्चन है सर? आर्टिकल 16 के बावजूद कुछ स्टेट डोमिसाइल कैसे लगाते हैं? देखिए, डोमिसाइल लग सकता है ना, लेकिन मजिस्ट्रेट ऑफिसर से ऊपर का जो पोस्ट होता है ना, उसमें डोमिसाइल कोई स्टेट नहीं लगाता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट पद से नीचे का जो पद रहता है उसी में डोमिसाइल मैंडेटरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब चूंकि अपने राज्य को अपॉर्चुनिटी देना है, इसके वजह से डोमिसाइल वाला प्रोविजन रखा जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट पोस्ट से ऊपर का पद अगर कहीं पर भी एग्जाम हो रहा है तो कोई भी राज्य डोमिसाइल का नहीं, जैसे कि अगर यूपीपीसीएस आप देने जाइएगा तो डोमिसाइल का कोई लोचा नहीं है ना, या यूपी लोग के लोग बीपीएससी देने आएंगे तो डोमिसाइल का कोई लोचा नहीं है, मध्य प्रदेश देने जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीसीएस के जो पोस्ट होते हैं वो मजिस्ट्रेट पोस्ट से ऊपर के पोस्ट होते हैं, तो जहां कहीं भी हर स्टेट के अंदर में मजिस्ट्रेट पोस्ट के ऊपर के पद पे जाइएगा तो डोमिसाइल नहीं लगेगा, लेकिन उसके नीचे पे जाइएगा तो डोमिसाइल लगेगा, कारण कि कुछ पदों पर राज्य अपने यहाँ के जो निवासी हैं उनको विशेष अधिकार देने का प्रयास करती है कि भाई उनको पहले अपॉर्चुनिटी दे, और उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए डोमिसाइल की नीति को रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो 1 अप्रैल 31 मार्च ये जो है तो बजट का है भारत में कि ये वित्तीय वर्ष है, लेकिन भारत में पहली बार जो बजट पेश हुआ था वो कब हुआ था? तो 1860-61 में हुआ था, ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा हुआ था। और उस समय आम बजट और जो आम बजट के साथ साथ रेल बजट दोनों साथे साथे आता था, लेकिन बाद में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, है ना। हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, एकवर्थ कमेटी बनी थी, ठीक है, और एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो जब आया था तब आम बजट रेल बजट एक ही साथ आता था, लेकिन 1921 में बना था एकवर्थ कमेटी और उसने 1924 में रिपोर्ट दिया कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर देना चाहिए, तो उसके बाद रेल बजट और आम बजट अलग हो गया। ओके, चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? हाँ, 1921 में बना था एकवर्थ कमेटी, ठीक है, और 1924 में रिपोर्ट दिया कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग होने लगा, ठीक है, और फिर मोदी जी के समय में एक हो गया, है ना। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कैसे एक हो गया और किस कमेटी के सिफारिश पर एक हो गया, ठीक है। क्या रॉबर्टसन आयोग का इससे कोई संबंध नहीं, यहां पे एक और